गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी के लिए ये लेक्चर नंबर 20 है जो कि लूसेंट ऑब्जेक्टिव पर आधारित है। इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत हम सभी लोग महान्यायवादी, सॉलिसिटर जनरल, नियंत्रण और महालेखा परीक्षक से संबंधित जो महत्वपूर्ण एमसीक्यू हैं उस पर हम सभी लोग चर्चा करेंगे। तो जो इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत ये 20वां लेक्चर है। तो दोस्तों क्वेश्चन जो भी हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, आप लोग एंड तक देखिएगा। और यदि चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलते हैं, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है। तो ये दोस्तों होता है भारत का महान्यायवादी। यानी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों में जो आपका राइट ऑप्शन है वो भारत का महान्यायवादी, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। यूपीपीसी 2013 में क्वेश्चन में पूछा गया है। सेकंड नंबर कह रहा है कि भारत के अटॉर्नी जनरल जिसे महान्यायवादी कहते हैं कि नियुक्ति कौन करता है। तो ये दोस्तों जो है महान्यायवादी की जो नियुक्ति है वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राइट ऑप्शन सेकंड का 2 है, यानी भारत का राष्ट्रपति। ये भी IAS 1986 में क्वेश्चन पूछा गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है। यानी भारत सरकार को जो कानूनी विषय से संबंधित जो भी परामर्श होता है उसको उस परामर्श को कौन देता है। तो 4 ऑप्शन में आपको राइट ऑप्शन चूज करना और राइट ऑप्शन आपका दोस्तों ए विकल्प है, अटॉर्नी जनरल जिसे महान्यायवादी कहा जाता है। ये भी BPSC 2001 में क्वेश्चन पूछा गया है। 4 नंबर क्वेश्चन करा कि भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता कौन होता है। तो 4 ऑप्शन में आपको बताना है राइट ऑप्शन कौन सा है। और राइट ऑप्शन दोस्तों आपका डी है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जिसे महान्यायवादी के नाम से जाना जाता है, तो ये करता है, भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है, पूछे गए क्वेश्चन है और अपकमिंग एग्जामों में आने की ज़्यादा संभावना है। कह रहा है निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जो संसद सदस्य नहीं होता है, यानी संसद का सदस्य नहीं होता है लेकिन जिसे संसद को संबोधित करने का अधिकार है। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और चारों में दोस्तों जो राइट ऑप्शन है वो आपका ये विकल्प है, भारत का अटॉर्नी जनरल। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संसद के प्रत्येक सदन की कार्रवाई में संसद का सदस्य न होते हुए भी कौन भाग ले सकता है। तो वो ले सकता है महान्यायवादी, अर्थात ये इसका भी राइट ऑप्शन आपका सी विकल्प है, 6 नंबर का सी। ये भी यूपीपीसी 13 में क्वेश्चन पूछा गया है और जस्ट 5 नंबर जो है आपका 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है। 7 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन लोकसभा की कार्रवाई में भाग तो ले सकता है किंतु मतदान नहीं कर सकता। ये भी क्वेश्चन रिपीट कर दिया गया और इसका भी जो राइट आंसर है दोस्तों 7 का वो भी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अर्थात 7 का राइट आंसर ये है, अटॉर्नी जनरल। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसी संसद के दोनों सदनों में बोलने, अन्य कार्रवाइयों में सम्मिलित होने तथा किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार तो है परंतु उसे वोट देने का अधिकार नहीं है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, यूपीपीसी 2004 में क्वेश्चन पूछा गया है और ये दोस्तों जो है आपका है वही भारत के अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी। राइट ऑप्शन आपका डी विकल्प सही है। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या भारत का महान्यायवादी संसद के किसी भी सदन या उसकी समिति की बैठक में अपना वक्तव्य रख सकता है या नहीं रख सकता है। 9 नंबर का आपको राइट आंसर देना है और राइट आंसर दोस्तों ए विकल्प है, हाँ। दोस्तों ऑप्शन इसलिए नहीं पढ़ना क्योंकि ऑप्शन पढ़ने में फिर समय ज़्यादा लगेगा और वीडियो आपका लंबा हो जाएगा। इसीलिए जो लोग NCERT वन लाइनर देखे होंगे उनके लिए दिक्कत नहीं होगी और जो लोग ना देखे हों वो प्लेलिस्ट में जा करके वन लाइनर देख सकते हैं और उसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करें ताकि आपका जो कॉन्फिडेंस बढ़े और क्वेश्चन आपके एग्जाम में गलत ना होने पाए। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसको हटाने का अधिकार संसद को नहीं है। कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसको संसद भी नहीं हटा सकती। तो 10 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो दोस्तों डी विकल्प है, भारत के महान्यायवादी को जिसे अटॉर्नी ऑफ जनरल कहा जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का महान्यायवादी कब तक पद धारण करता है, ये आपको बताना है और 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। चारों का दोस्तों जो राइट ऑप्शन है वो आपका सी विकल्प है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यटन तक भारत का महान्यायवादी पद
भारत का जो महान्यायवादी होता है वो अपना पद धारण करता है। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। नहीं पूछ रहा है, वह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है, तो ये तो सही है। उसे भारत के समस्त न्यायालयों में सरकार का पक्ष प्रस्तुत करने का जो अधिकार होता है, तो ये भी सही है। और अगला क्या कह रहा है, अगला ये कह रहा है कि वह संसद में अथवा संसद के किसी भी बैठक में भाग ले सकता है, तो ये भी सही है। उसे संसद की कार्रवाई में भाग लेते समय मतदान का अधिकार, ये गलत है। तो इसका 12 नंबर का जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वो डी विकल्प है, तो 12 का डी। अब 13 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के महान्यायवादी के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, तो ये सही है। और दूसरा कह रहा है उसमें वही योग्यताएं होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती हैं, तो ये भी आपका सही ही है। और अगला कह रहा है उसे संसद के किसी भी एक सदन का सदस्य होना चाहिए, ये जरूरी नहीं है। और संसद द्वारा महाभियोग लगाकर उसे हटाया जा सकता है, नहीं हटा सकता। अभी ऊपर वाले प्रश्न में था कि संसद महान्यायवादी को नहीं हटा सकता। इस हिसाब से 2, 3 और 4 एलिमिनेट हो गए, पहला और दूसरा सही है। कोर्ट इसमें चुनना है, तो पहला दूसरा किसमें सही, ए विकल्प सही है आपका। यानी 13 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो ए है, और ये IAS 2000 में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि महान्यायवादी को प्रति माह कितना रुपया वेतन मिलता है, ये आपको बताना है। तो महान्यायवादी को प्रति माह 2,50,000 रुपया वेतन मिलता है, राइट ऑप्शन आपका सी विकल्प है। 15 नंबर कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। यानी किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। तो इसका जो 15 नंबर है, इसका जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वो अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 76 के तहत भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। 15 नंबर क्वेश्चन हो गया। 16 नंबर कह रहा है कि एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्रवाई में भाग ले सकता है, तो वो दोस्तों कौन भाग ले सकता है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया, RRB 2008, 9 BPSC 2008 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो 16 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह आपका सी विकल्प है, महान्यायवादी। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पदाधिकारी को संसद के सदस्य न होने पर भी उसे संबोधित करने का अधिकार है, तो ये आपको बताना है। और 17 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो आपका सी विकल्प है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये भी SSC 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। 18 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्याप्त अपना पद धारण करता है, तो ये 4 विकल्प दिए हुए हैं, और चारों का जो राइट ऑप्शन है वह दोस्तों डी विकल्प है, भारत के महान्यायवादी। और ये UPPC 16 में क्वेश्चन पूछा गया है। 19 नंबर कह रहा है कि भारत सरकार का मुख्य विधि अधिकारी कौन होता है, तो भारत सरकार का जो मुख्य विधि अधिकारी होता है वो भारत का महान्यायवादी होता है, अर्थात राइट ऑप्शन 19 का डी विकल्प है, भारत का महान्यायवादी। ये भी SSC 2006 में क्वेश्चन पूछा गया है। 20 नंबर कह रहा है कि सदस्य न होते हुए भी कौन संसद के किसी भी सदन की कार्रवाई में हिस्सा ले सकता है मत देने का अधिकार के बिना, तो इसका भी दोस्तों यानी 20 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो आपका डी विकल्प है, महान्यायवादी। यानी भारत का जो महान्यायवादी है वह मत देने का अधिकारी नहीं है, मत देने के अधिकार के बिना, यानी मत नहीं दे सकता लेकिन संसद के किसी भी सदन की कार्रवाई में हिस्सा ले सकता है। तो ये 20 क्वेश्चन थे जो है महान्यायवादी से संबंधित। अब हम लोग देखते हैं सॉलिसिटर जनरल, एडवोकेट जनरल तो मुख्य सतर्कता आयुक्त से संबंधित कुछ क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। और तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है सॉलिसिटर जनरल से, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का जो सॉलिसिटर जनरल होता है वो क्या होता है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और चारों में दोस्तों जो राइट ऑप्शन है वह आपका ए विकल्प है कि एक प्रशासनिक अधिकारी होता है। 2 नंबर कह रहा है कि कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है, ये आपको बताना है, यानी राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और चारों में जो आपका राइट ऑप्शन है वह दोस्तों आपका बी विकल्प है, एडवोकेट जनरल। जो राज्य सरकार को परामर्श देता है वो एडवोकेट जनरल कहलाता है, ध्यान रखिएगा। और जो भारत सरकार को जो है सलाह देता है वो महान्यायवादी कहलाता है। ये भी BPSC 2002 में क्वेश्चन पूछा गया। 3 नंबर कह रहा है कि प्रत्येक राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। हर राज्य में एक महाधिवक्ता होता है जिसकी नियुक्ति किसके तहत की जाती है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और इसमें आपको राइट ऑप्शन चूज करना है और राइट ऑप्शन दोस्तों ये ए विकल्प है, राज्यपाल।
यानी राज्यों में जो महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी राज्य का उच्चतम जो विधि अधिकारी होता है वो कौन होता है? तो वह दोस्तों 4 में से आपको चूज करना है। जो राइट ऑप्शन है वह एडवोकेट जनरल होता है, यानी राज्य का जो उच्चतम विधि अधिकारी होता है वह एडवोकेट जनरल होता है। आरआरबी 2004 में पूछा गया है। 5 नंबर कह रहा है किसे राज्य विधानमंडल के सदन की कार्रवाई में भाग लेने और बोलने का अधिकार है किंतु मतदान का अधिकार नहीं है, यानी मतदान नहीं कर सकता है। तो 4 ऑप्शन में दोस्तों जो राइट ऑप्शन है आपका वो आपका ए विकल्प है, महाधिवक्ता, जिसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मुख्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? जो मुख्य सतर्कता आयुक्त होता है उसकी नियुक्ति किसके द्वारा होती है? तो उसकी जो मुख्य सतर्कता आयुक्त है इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, इसलिए 6 नंबर का जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वो राष्ट्रपति होगा। 7 नंबर क्वेश्चन कोर्ट पे आधारित है, देखते हैं। पहला कह रहा है कि भारत में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य के राज्यपाल की अनुशंसा पर की जाती है। और दूसरा कह रहा है कि सिविल प्रक्रिया संहिता के उपबंध के अनुसार राज्य स्तर पर उच्च न्यायालयों की मूल अपीलीय तथा सलाहकारी अधिकारिकता होती है। तो अब पहला देखिए गलत है, भारत में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति नहीं राज्यपाल के द्वारा की जाती है, तो इसलिए पहला ऑप्शन आपका गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कि सिविल प्रक्रिया संहिता के उपबंधों के अनुसार राज्य स्तर पर उच्च न्यायालयों की मूल अपीलीय तथा सलाहकारी अधिकारिकता होती, ये भी गलत है। तो इस हिसाब से 7 नंबर का डी ऑप्शन होगा, ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। ये IAS जो है 2009 में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 8 नंबर कि जिला कलेक्ट्रेट किस अधिकारी के अधीनस्थ कार्य करते हैं? जो जिला कलेक्ट्रेट होते हैं वो किस अधिकारी के अधीनस्थ कार्य करते हैं, ये आपको बताना है। और चारों में दोस्तों जो राइट ऑप्शन है वो आपका सी विकल्प है, संभाग युक्त जो अधीनस्थ संभाग युक्त जो अधिकारी होते हैं उनके अधीनस्थ कलेक्ट्रेट कार्य करते हैं। ये MPPC 2006 में पूछा गया है। 9 नंबर कह रहा है कि भारत सरकार के सर्वोच्च जो शासकीय अधिकारी हैं वह कौन है? तो ये आपको बताना है। और इसका जो 9 नंबर है इसका जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वो सी विकल्प है, भारत के मंत्रिमंडलीय सचिव। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य का जो उच्चतम वित्त अधिकारी है वह कौन होता है, ये आपको बताना है। तो इसका जो राज्य का जो उच्चतम वित्त अधिकारी होता है वह दोस्तों एडवोकेट जनरल होता है, यानी 10 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह आपका बी विकल्प सही है। ये भी RRB 2008 में क्वेश्चन पूछा गया है। अब हम लोग थोड़ा क्वेश्चन देखते हैं कि नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित कुछ क्वेश्चन हैं, उनको जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनको भी हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें देखते हैं कि जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के समपरीक्षा एवं लेखा परीक्षक, समपरीक्षा एवं लेखा प्रणाली का जो प्रधान होता है वो कौन होता है, ये आपको बताना है। और इसमें 4 ऑप्शन में आपको राइट ऑप्शन चुनना है, और वो दोस्तों है भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 2 नंबर कि केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की जो शक्ति है वो किसमें निहित होती है। ये RRB 2006 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो 2 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह सी विकल्प है दोस्तों, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति निहित होती है नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 3 नंबर। 3 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा अधिकारी है जो भारत सरकार के वित्तीय लेन देनों में लेखाकरण के लिए जिम्मेदार होता है, ये आपको बताना है। और 3 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, यानी बी विकल्प इसका सही है, SSC 2002 में पूछा गया है। 4 नंबर कह रहा है कि भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, जिसे कैग के नाम से जानते हैं, किसके लिए मुख्य लेखाकार तथा लेखा परीक्षक के रूप में कार्य करता है, ये आपको बताना है। और 4 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह सी विकल्प है, संघ तथा राज्य सरकार दोनों के लिए। और नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लेखा परीक्षक का मुख्य उद्देश्य किसके व्यय पर नियंत्रण करना होता है, यानी किसके व्यय को नियंत्रित करने के लिए लेखा परीक्षक का मुख्य उद्देश्य होता है, ये आपको बताना है। और 5 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो दोस्तों है कार्यपालिका, कार्यपालिका के व्यय पर नियंत्रण करता है। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के केंद्रीय स्तर पर लेखांकन तथा लेखा परीक्षक किसके अधिकार क्षेत्र में आता है,
यानी केंद्रीय स्तर पर लेखांकन तथा लेखा परीक्षण किसके अधिकार क्षेत्र में आता है, ये आपको बताना है। और 6 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह दोस्तों ए विकल्प है, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह सी विकल्प है 7 नंबर का। और ये देखिए एसएससी 2013 में क्वेश्चन पूछा भी गया है। और हम लोग देखते हैं 8 नंबर, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया है। कह रहे हैं किसके द्वारा इसका सृजन किया गया है। तो 8 नंबर में जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वो बी विकल्प है, संविधान द्वारा। ये यूपीपीसीएस 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है। 9 नंबर कह रहा है कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल सेवानिवृत्ति होते हैं, तो ये कब होते हैं ये आपको बताना है। और 9 नंबर का जो राइट ऑप्शन है दोस्तों ए विकल्प है, नियुक्ति के 6 वर्ष बाद या 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर सेवानिवृत्ति होते हैं। अगला जो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है, ये आपको बताना है। और 10 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो दोस्तों सी विकल्प है, अनुच्छेद 148 के तहत। अनुच्छेद 148 कई बार पूछा गया दोस्तों, मैचिंग में पूछा गया कि अनुच्छेद 148 किससे संबंधित है, तो ये नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित है। 11 नंबर कह रहा है कि भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक को पद से केवल किसके द्वारा हटाया जा सकता है, ये आपको बताना है। और 11 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह दोस्तों सी विकल्प है, भारत की संसद के दोनों सदनों में संबोधन के उपरांत राष्ट्रपति द्वारा। और ये सीए पीएफ 2015 में क्वेश्चन पूछा भी गया है। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक यानी नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक को पद मुक्त किया जा सकता है, किसके द्वारा पद मुक्त किया जा सकता है। तो 12 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो दोस्तों बी विकल्प है, उसी प्रकार जिस प्रकार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है उसी तरीके से नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक को पदमुक्त किया जा सकता है। 13 नंबर कह रहा है कि किन आधारों पर दोष सिद्धि करने के बाद संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक को पद से हटाया जा सकता है, ये आपको बताना है। और 13 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो दोस्तों सी विकल्प है, यानी कदाचार या अक्षमता, इन दोनों की स्थितियों में हटाया जा सकता है। तो 13 नंबर का राइट ऑप्शन सी विकल्प है। और 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस सेवानिवृत्त पदाधिकारी को सरकार के अधीन किसी पद पर नियुक्त करने पर वर्जना है। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और चारों में आपको राइट ऑप्शन चुनना है। और इसका जो राइट ऑप्शन है वो दोस्तों डी विकल्प है, कंट्रोलर एवं ऑडिटर जनरल के द्वारा। और फिर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं कि किस सेवानिवृत्त नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक को वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। एक ऐसे भी जो शख्सियत थे जो सेवानिवृत्ति नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक थे, उन्हें बाद में को वित्त आयोग का अध्यक्ष भी बनाया गया। तो 15 नंबर का जो राइट ऑप्शन है तो दोस्तों बी विकल्प है, ए के चंद्रा थे। 16 नंबर क्वेश्चन कहेगा भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक अपना प्रतिवेदन देता है, तो अपना प्रतिवेदन किसको देता है ये आपको बताना है। और 16 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह डी विकल्प है दोस्तों, राष्ट्रपति को। यानी भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक जो अपना प्रतिवेदन है वो राष्ट्रपति को सौंपेगा। 17 नंबर कह रहा है कि भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कौन समिति कार्य करती है, ये समिति का नाम आपको बताना है। और 17 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो दोस्तों ए विकल्प है, लोक लेखा समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर कह रहा है कि भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक निम्नलिखित में से किस समिति के मित्र दार्शनिक और निदेशक के रूप में कार्य करता है। तो 18 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो भी है लोक लेखा समिति। 19 नंबर क्वेश्चन कोड पे आधारित है, तो इसको देखते हैं। 19 नंबर कह रहा है कि भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक जिसे कैग के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। 3 कथन दिए हुए हैं और कोड आपको राइट चुनना है। तो इसमें कह रहा है कि कैग, पहला कह रहा है कैग लोक लेखा समिति की बैठक में भाग ले सकता है, ये सही है। दूसरा, कैग लोकसभा तथा राज्यसभा की बैठकों में भाग ले सकता है, गलत। कैग की अधिकारिकता संघ सरकार की शक्तियों के साथ सह विस्तृत है, ये भी गलत। तो इसमें जो 19 नंबर है उसका राइट ऑप्शन आपका ए विकल्प होगा।
ये एनडीए 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। और 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक द्वारा की गई टिप्पणी पर कार्रवाई करने की अंतिम जिम्मेदारी निम्न में से किसको यानी किसकी है अंतिम जिम्मेदारी। तो इसका 20 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो दोस्तों बी विकल्प है, संसद को। अंतिम जिम्मेदारी संसद की है। यूपीपीसीएस 2015 में पूछा गया है। 21 नंबर कह रहा है कि क्या भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक पद ग्रहण के पूर्व शपथ लेता है, ये आपको बताना है। और 21 का जो राइट ऑप्शन है वो दोस्तों ए विकल्प है, हाँ शपथ लेता है। 22 नंबर कह रहा है 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति लोक धन के व्यय की निगरानी के लिए संसदीय प्रहरी के रूप में की जाती है। संसदीय प्रहरी के रूप में की जाती है। तो आपको ये चारों ऑप्शन में राइट ऑप्शन चुनना है। और राइट ऑप्शन दोस्तों सी विकल्प है, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। 23 नंबर कह रहा है कि नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और अपने पद से उसे हटाया जाता है। तो किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो बी विकल्प है, संसद के दोनों सदनों के संबोधन पर। और ये भी यूपीपीसीएस 2006 में क्वेश्चन पूछा गया है। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। नहीं आपको छांटना है। तो 4 विकल्प दिए हुए हैं, चारों में जो सही नहीं है वो दोस्तों बी विकल्प सही नहीं, क्योंकि कैग का जो कार्यकाल समाप्त हो जाने के बाद भी वह भारत सरकार के अधीन पद पर आगे और बने रहने के लिए पात्र होता, ये सही नहीं है। बाकी आपके तीनों विकल्प सही हैं। तो इसमें पूछ रहा है सही नहीं, तो इस हिसाब से राइट ऑप्शन आपका 24 का बी विकल्प होगा। और ये एनडीए 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। और लास्ट क्वेश्चन 25 नंबर कह रहा है कौन सा एक भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का कार्य नहीं है, ये आपको बताना है। और 25 नंबर का दोस्तों जो राइट ऑप्शन है वो बी विकल्प है, रक्षा लेखाओं का संकलन करना। ये कैग का कार्य नहीं है, यानी भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का कार्य नहीं है। बाकी अकस्मिकता निधियों और लोक लेखाओं से संबंधित केंद्र एवं राज्य सरकारों के लेन देनों के लेखा परीक्षण करना ये है। सरकार द्वारा वित्त पोषित संस्थाओं के लेखांकन के लेखा परीक्षण करना ये भी है। राज्य के लेखाओं का संकलन करना ये भी है। और ये क्वेश्चन दोस्तों एनडीए 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस हिसाब से आपके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, इसमें 3 टॉपिक दिए हुए थे। और इन 3 टॉपिक से संबंधित जो आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, महान्यायवादी से सॉलिसिटर जनरल, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, इससे संबंधित जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोगों ने लूसेंट से देखा। अब अगली जो वीडियो होगी वो संसदीय समितियों से होगी, क्योंकि यहाँ से प्रमुख संसदीय समितियों से भी क्वेश्चन बनते हैं। और साथ ही साथ जो वन लाइनर चल रहा है उसमें हमारा वन लाइनर एनसीईआरटी इंडियन जो आपका जियोग्राफी है और इंडियन पॉलिटी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी और पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, इसका चैप्टर बाय चैप्टर, लेक्चर बाय लेक्चर कंप्लीट है, प्लेलिस्ट बनी हुई है। चाहे तो आप वहाँ से वन लाइनर एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, फिर यहाँ से क्वेश्चन हल कर सकते हैं। साथ ही साथ साइंस में हमारा फिजिक्स कंप्लीट हो गया है। फिजिक्स के वन लाइनर हमने दे दिए हैं। अब इसके बाद आपको केमिस्ट्री के जो एनसीईआरटी वन लाइनर हैं वो वीडियो आपको मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। और चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब